So in the last class we are discussing about significant figure. I have told you the rules for determination of significant figure. That was 5 simple rules. There are 5 simple rules to determination of SF. First rule, all non-zero digits are significant. Second rule, जीरो है ना, जीरो बिफोर द, 3 रूल थे आपके रिगार्डिंग जीरो के बेटा. जीरो बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर इनसिग्निफिकेंट, zeros in between the non-zero digits are significant, और zeros to the right of decimal are significant. तो ये 3 थे. और लास्ट 5वां रूल था बस हमारा कि काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनमें इनडेफिनेट या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं. अब ये 5 रूल है बेटा. अब हमारा काम है कि इन सिग्निफिकेंट फिगर से आपको डील किस तरह से करना, कैलकुलेशन किस तरह से करना. ठीक है ना. तो अब उसके लिए पहला हमारा लिख लो बेटा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ significant figures. है हाँ, तो वही कह रहा हूँ, दोनों बता रहा हूँ, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो फर्स्ट है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, एसएफ, है ना. और इसमें बस सिंपल सा एक ही रूल आपको फॉलो करना है. लिख लो, द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स. The result cannot have more digits to the right of decimal point. Result cannot have more digits to the right of decimal point than either of the original numbers. Than either of the original numbers. क्या मीनिंग हुआ भैया कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा कि 12.11 प्लस 18.0 प्लस 1.012 इनको ऐड करने को मैं आपसे बोल रहा हूँ, है ना. 3 एक्सपेरिमेंट के 3 अलग अलग रिजल्ट्स हैं. तो यू कैन सी कि इन दिस केस यू हैव हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4. और डेसिमल के बाद कितने हैं बेटा, 2. इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, डेसिमल के बाद कितना, 1. अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो टोटल 4 है, बट डेसिमल के बाद कितने हैं, 3. तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या बोला गया, आप चाहो जितनी भी नंबर्स का ऐड या सब्ट्रैक्ट करो बेटा, जो फाइनल रिजल्ट होगा. जैसे अगर मैं इन्हें नॉर्मली ऐड करता हूं बेटा, है ना, मेरे पास रिजल्ट है, मैं लिख दे रहा हूं. तो नॉर्मली ऐड करने पर तो ये 31 पॉइंट कितना आ रहा है, 122. ठीक है ना. बट अगर आपने ये लिख दिया बेटा सिग्निफिकेंट फिगर में, तो दिस आंसर विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग. क्यों? बिकॉज द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल सेज द फाइनल रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट देन either of any number. ठीक है ना. डेसिमल पॉइंट के राइट में जो होंगे वो किसी भी एक नंबर से ज्यादा नहीं हो सकते बेटा, जो भी नंबर आप ऐड कर रहे हो. तो लोएस्ट नंबर कितना है आपके पास, 1 है. तो मतलब डेसिमल के बाद केवल आपको एक प्लेस तक ही लिखना है ना. तो ये केयरफुलनेस हमें अडॉप्ट करनी पड़ती है वाइल डीलिंग विद किसके साथ, सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है ना. तो आपका आंसर अगर आपने जैसे जेई में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, 1-2 छोटे-छोटे एआई ट्रिपल में तो आते रहते हैं, उनमें वो 4 आंसर इसी तरह से बना के दे देता है. एक ऑप्शन जैसे ये दे देगा तो ये गलत है. मेरा जो करेक्ट आंसर होगा वो केवल क्या होगा, 31.1. ठीक है. तो ये एग्जांपल आप डाल लीजिएगा. तो दैट्स व्हाई द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट देन एनी ऑफ द नंबर. ओके. एंड सेकंड इज आपका मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ एसएफ. सब में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए सेम रूल है. मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का सेम रूल है. तो सेकंड वन इज आवर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ एसएफ, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है. और इसमें लिखना बेटा कि इन दिस ऑपरेशन, in this operation the result must be reported. In this operation the result must be reported with no more significant figures. Result must be reported with no more significant figures as are no more significant figures as are there in the
measurement with the few significant figures. ठीक है, जैसे इसका भी मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूं, है ना, कुछ क्वेश्चन करा दे रहा हूं, बस एग्जांपल तो एक एक है। 2.5 को आपको मल्टीप्लाई करना है 1.25 से, ठीक है ना। अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे हो बेटा, ना मेरे पास रिजल्ट में लिख दे रहा हूं 3.125, ठीक। अब अगर मैं इसमें देखूं, इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2, इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 3, ठीक है। और ऐसे देखा जाए तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए बेटा 4, तो ये रिजल्ट डेफिनेटली क्या है मेरा, गलत है। एडिशन मल्टीप्लिकेशन रूल ये बोलता है कि जो फाइनल आंसर होना चाहिए बेटा, उसमें जो लोएस्ट नंबर है जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें लोएस्ट है, उससे ज्यादा आपका आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर वाला होना चाहिए 2, है ना, कितने सिग्निफिकेंट फिगर वाला होना चाहिए 2, जबकि अभी आपने कितना करा है बेटा 4, तो दैट्स व्हाई योर आंसर विल बी, करेक्ट आंसर विल बी 3.1 नॉट 3.125, है ना। और बेसिकली, है ना, बस 2 ही रूल है, तो इसमें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करना है, राइट टू द डेसिमल पॉइंट देखना है बेटा, कि डेसिमल पॉइंट के राइट में किसमें सबसे कम है, और इसमें क्या करना है, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर को देखना है, ठीक है ना। अब इनके लिए एक चीज और है कि वी आर राउंडिंग ऑफ दिस नंबर, 31.122। अब मैंने 31.1 ही क्यों लिखा, क्या मैं 31.2 नहीं लिख सकता था, क्यों, क्योंकि सर जो 2 है ना वो सबसे हाँ नियरेस्ट है, 2 सबसे नियरेस्ट है, तो उससे क्या हो गया, हां सर, क्योंकि ऐसे राउंड ऑफ में कर दो, यहाँ 6 होता तो 31.2 हो जाता है ना, हाँ, तो वही यहाँ पर भी वही है, ठीक है ना। तो राउंडिंग ऑफ के आपको क्या रूल्स हैं, बस उसके भी लिख लो बेटा, राउंडिंग ऑफ के रूल्स, है ना, रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ के 3 रूल है बेटा। हमेशा जो डिजिट रिमूव करने होंगे वो कौन से डिजिट रिमूव करने होंगे बेटा, राइट वाले, तो इन्हें हम लोग राइट मोस्ट डिजिट बोलेंगे। तो पहला रूल है ना, कि इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड, our first rule is if the rightmost digit to be removed is more than 5, if the rightmost digit to be removed is more than 5, then preceding number is increased by 1, then preceding number is increased by 1, ठीक है ना। ये पहला रूल है आपका। जैसे एग्जांपल दूं 1.386, अब अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि अभी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने बेटा 4, मैं चाहता हूं कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो, तो डेफिनेटली आपको जो हटाना पड़ेगा वो कौन सा वाला हटाना पड़ेगा, लास्ट वाला, क्योंकि हमेशा राइट मोस्ट ही हटेगा। अब जो राइट मोस्ट नंबर हटने वाला है वो 6 है बेटा, विच इज ग्रेटर देन 5, तो अगर 6 है बेटा तो आपको इसको प्रीसीडिंग नंबर मतलब 8 को क्या करना है, 1 से बढ़ा देना है, तो दैट्स व्हाई माय आंसर विल बी कितना 1.39, ठीक है। सेकंड बस इतना है बेटा कि इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5, इफ द राइट मोस्ट number to be removed is less than 5, ठीक है ना, then preceding number is not changed, है ना। इसमें भी जैसे एक एग्जांपल ले लो 4.334, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 है बेटा, आप चाहते हो 3 करना, तो अगेन हमेशा डिजिट हटेगा कौन सा, राइट मोस्ट वाला, 4 हटाना है तो ये कितना हो जाएगा मेरा 4.33 ही रहेगा, क्योंकि लेस देन 5 है, तो इस वजह से, है ना, प्रीसीडिंग नंबर को मुझे कोई भी चेंज नहीं करना है ना। अब एक केस आ सकता है भैया कि इक्वल टू 5 हो जाए, तो क्या करें, इक्वल टू 5 हो जाए, एग्जैक्टली 5 से बड़ा था तो आपने सर वो इक्वल टू 5 ही रहता नहीं, 5 से बड़ा इक्वल टू 5 तो ना हटाना है इक्वल। अभी जैसे मुझे किसको हटाना था बेटा, इसको, ठीक है, तो इसको हटाना था, तो ये 5 से बड़ा था, तो आपने बिल्कुल सही बोला कि सर बढ़ा दो, छोटा था तो आपने बोला सर नो चेंज। अब मैं कह रहा हूँ ये इक्वल टू 5 हो जाता, 1.385 होता, और मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए थे, तो क्या करना पड़ता मुझे, है ना। तब 2 रूल है बेटा, आपको ये देखना पड़ेगा कि नंबर इवन है कि ऑड है, उससे प्रीसीडिंग वाली, ठीक है ना।
तो तब दो रूल हो जाते इवन और ऑड का, तो लिख लेना इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5, है ना, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5 देन preceding number is not changed if it is even, then preceding number is not changed if it is even and increase by 1 if it is odd, increase by 1 if it is odd. तो अगर आपसे मैं बोल रहा हूं 2.465, ठीक है ना, इसका एग्जांपल भी दूं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने बेटा 4, आप चाहते हो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 2.46 ही रखोगे क्योंकि अब आपको जो हटाना है बेटा वो 5 है और उससे पहले वाली नंबर क्या है आपकी इवन है, तो इसलिए नो चेंज. बट अगर ये चीज 2.475 होती, ठीक है, तब क्या करते, आप इसे 2.48 कर देते, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर ये नंबर आपकी इवन थी और यहां पर ये नंबर क्या हो गई है आपकी ऑड. ठीक है, तो बस ये इतने से आपके सिग्निफिकेंट नंबर्स के रूल होते हैं बेटा. आजकल जेई में एक्सपेरिमेंटल चीजों के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछने लगा है, तो एक्सपेरिमेंटल नंबर्स के लिए आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का आइडिया होना चाहिए. कुछ मैं प्रीवियस AIEEE वगैरह के क्वेश्चन आपको करवा दे रहा हूं जैसे, ठीक है ना. पहला क्वेश्चन तो आपका NCERT बुक का ही है. हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग. Your first question is how many significant figures are present in the following. सर ऐसे बोलो। बंद कर दे. फर्स्ट दे रहा हूं मैं आपको 0.0025, सेकेंड इज 208, थर्ड इज 5005, ठीक है ना, फोर्थ इज 126.0 और फिफ्थ इज 2.034, है ना. पहला सिंपल का क्वेश्चन है ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको बताने. ठीक है, हो गया सही. फर्स्ट का कितना हो जाएगा 2 जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर इनसिग्निफिकेंट, जीरोस इन बिटवीन आर सिग्निफिकेंट, ये भी जीरोस इन बिटवीन आर सिग्निफिकेंट, सो यू हैव 4, और इसमें जीरोस टू द राइट आर सिग्निफिकेंट, तो ये भी 4 हो जाएगा. लास्ट वाला कितना हो जाएगा हमारा 5. ठीक है, चलो आप एक और क्वेश्चन लिखो. नेक्स्ट आपका ये आया है आपका जेई स्क्रीनिंग 2003 में. द एज ऑफ ए क्यूब इज 1.2 into 10⁻² meter. The edge of a cube is 1.2 into 10⁻² meter. Then its volume will be recorded as है ना. Then its volume will be recorded as ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन है. 1.728 into 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ठीक है ना, 1.7 into 10⁻⁻6 मीटर क्यूब ना, 1.73 into ये आपका जेई 2003 का क्वेश्चन है स्क्रीनिंग का. दीज आर द 4 ऑप्शन.
तो इसका आएगा 1.7 into 10 है ना। सबसे पहले तो देखो, मैं जो स्टूडेंट की टेक्निक बताऊं जो आप भी करने जा रहे थे ना, आपको एज लेंथ गिवन कितनी 1.2 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। एंड यू आर आस्किंग, ही इज आस्किंग फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब। तो आपको 1.2 इंटू 10 की पावर -2 का क्या करना है, क्यूब करना है, ठीक है ना। अब इसका क्यूब क्या हो जाएगा, 10 की पावर -6, ठीक है ना। अब 1.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो जाएंगे, और फिर 1.2 से करोगे तो डेसिमल के बाद 3, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट जब सॉल्व करेगा तो 1.728 इंटू 10 के -6 आएगा। जिसको सिग्निफिकेंट फिगर का आइडिया नहीं होगा बेटा, ठीक है ना, वो आंसर सीधे कौन सा टिक करेगा, बी। और जिसको आइडिया होगा वो कौन सा आंसर टिक करेगा भैया, सी वाला। और जिसको खूब ज्यादा आइडिया होगा वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करेगा, सीधे सी टिक कर देगा। क्यों भैया, क्यूब का वॉल्यूम पूछा है, जैसे तुमको जो मैंने बोला, तुमने भी टाइम लिया। जब मैंने क्यूब का वॉल्यूम पूछा है तो मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन। और मल्टीप्लीकेशन का क्या रूल था कि जितने सिग्निफिकेंट फिगर ओरिजिनल नंबर में है, इस ओरिजिनल नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2। तो फाइनल आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए आउट ऑफ दिस 4, केवल इसी में से 2 सिग्निफिकेंट। इसलिए मैं कह रहा हूं जेई वाला आईक्यू लेवल के भी क्वेश्चन देता है ना। टीचर नॉर्मली क्लास में बेटा बस सॉल्यूशन बताता है, और मैं बच्चों को ये चीजें ज्यादा बताता हूँ कि क्वेश्चन ऑप्शंस देखो वो कितने बढ़िया ढंग से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा, ठीक है। कर लोगे आगे आइडिया सिग्निफिकेंट फिगर, बस यही सब करना रहेगा, ठीक है। चलो नाउ गिव मी द शीट, डिस्कशन करें। मैं शीट ले आऊं कि तुम्हें डाउट्स पता है अपने? हाँ, तो इसमें ऐसे भी देख लो, एफ तक तो एफ सेक्शन बाकी है ना मेरा। एफ में कौन कौन से? सर एफ में सेकंड, थर्ड और ये सर एक मिनट इसमें सेकंड तो हो गया ना, थर्ड और फोर्थ मतलब है ना। अब तुमने ना दोबारा जाके अटेम्प्ट नहीं करें बेटा, ये क्वेश्चन मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग फॉर्मूले के ऊपर है। सर सेकंड तो करा था मैंने। सेकंड नहीं, थर्ड और फोर्थ क्या है? हाँ, थर्ड और फोर्थ सर मैंने कर रखे, मतलब 2 बार मुझे सेक्शन है, 2 बार होगा। ये रहा सर 6 7 3 4। यस सर। तो अब डाउट कौन से? थर्ड सर एक मिनट देख के बताते हैं। 6 7 8 हो गए यार बेटा, यही तो मैं तैयारी का तरीका बोल रहा हूँ, तेरे को होश ही नहीं है कौन से हुए हैं कौन से नहीं हुए हो, पता ही नहीं है तेरे को, बता यार। नहीं सर, आपने एक दिन दिया था सेक्शन। अरे तो दोबारा भी करा होगा तो उसके बाद कुछ निशानी लगा के आनी चाहिए ना, कौन से हो गए कौन से नहीं हुए हैं। आपको यही नहीं होश रहेगा कि कौन से डाउट पूछने, तो मैं क्या पूरी तो ना बताऊंगा बैठ के। सर एक 90 एकले तरह के काम करता है ना तू। अभी तक तो तैयारी का ही मतलब नहीं समझ पा रहा, तेरे को इतनी बार तो मैं समझा चुका हूँ। उस दिन आपने खुद ही बोला था सर सेक्शन एफ में इस मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग के ऊपर खूब क्वेश्चन है, तो जब आपने दोबारा उन क्वेश्चन को कराया तो उसके बाद कौन से नहीं बने वो टिक लगाओ ना तुम। तरीका ही नहीं सीख पा रहे हो बेटा तुम लोग ना, 2 साल तरीका ही नहीं सीख पाते हैं जेई की तैयारी का। ना एक भी तुम्हारे सवाल में कोई मुझे कि अच्छे क्वेश्चन को मैंने क्या बोला था, टिक लगा के रखो। कहाँ है तुम्हारे टिक मार्क? कुछ ये चैप्टर आज खत्म हो गया, इसके बाद ये शीट की वैल्यू मार्केट कॉस्ट के हिसाब से तुम्हारे लिए तो ये लाखों करोड़ों की है, 50 पैसे की भी नहीं होगी, क्योंकि रद्दी में बेचोगे तो ये 50 पैसे की भी वजन नहीं रखती। बाकी तुम्हारे लिए ये लाखों करोड़ों की है, क्योंकि इससे तुम लाखों करोड़ों कमा सकते हो जेई में सिलेक्ट होके। तो क्या तरीका है, वही मैं कह रहा हूँ। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास आई हैव टोल्ड यू कि जिन प्रॉब्लम्स को मैं अच्छा बोलता हूँ उन पर टिक लगाओ। शीट में डीपीपी में कहाँ है टिक तुम्हारे? जो डाउट बने हुए हैं बस वो टिक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वो सॉल्व हो गए, दोबारा हटे या कुछ नहीं। तो यू आर नॉट ट्राइंग टू लर्न द टेक्निक कि हाउ यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड इन जेई। बताने के बाद तुम नहीं सीखना चाहते हो गई तैयारी तुम्हारी बेटा, मेरे को तो दिख आ गया समझ में। अब ये क्वेश्चन जो आप बोल रहे हो, ये मैंने क्लास में 2 क्वेश्चन कराए हैं, जैसे आपसे 9 बोल रहा हूँ ना कि मोलरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इज 0.2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ
मोलिलिटी 0.2 का मतलब, हाँ सर दी पॉइंट 2 moles are present in 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो उसने क्वेश्चन पूछा आपसे टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेट पूछा है। क्या ऐसे क्वेश्चन करवाए थे मैंने आपको? क्या मीनिंग होगा वैसे वेट ऑफ सॉल्यूशन का? सर टोटल वेट हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस कितना लोगे वेट ऑफ सॉल्वेंट? सर वो उसका H2 सर वो डेंसिटी। सॉल्वेंट का वेट कितना लोगे? सॉल्वेंट सर वाटर है तो 1 kg 1 kg लेंगे, और सॉल्यूट का कितना 0.2 मोल्स है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? मोलर मास से 98। तो आगे आंसर क्या बताऊं मैं इसमें? और ऐसे 2 क्वेश्चन नहीं कराए थे मैंने क्लास में। फिर बेटा चीजों को समझो, फायदा आपका होगा, हमारा कोई फायदा नहीं है इसमें, है ना। चलो हो गए बाकी सब। देन सर वो जो हाँ सर इसमें सर ओनली कॉम्प्रेशन 2 का प्रॉब्लम सर 2 में नहीं सर 2 में गोला लगा हुआ है, 3 में कुछ नहीं लगा हुआ है, और तुम्हें होश नहीं है किसमें प्रॉब्लम है किसमें नहीं है। सर मैं इसमें क्या करना यार हद हो गई यार। देखो भैया देखो, जो डाउट पूछना है पूछो, मैं अपनी शीट लेके आ रहा हूँ यार, पकड़ो तुम, जो डाउट हो जल्दी पूछो मेरे से। इस तरह से तुम तैयारी करोगे 4 दिन। कल से एक तो आप सेकंड बैच में मेरी नेक्स्ट क्लास में बैठा करो, तो मुझे ना आपकी कॉपी दिखाई देना शीट, आप गलत करो सही करो कुछ भी, ठीक है ना, दैट विल बी मच बेटर, ताकि मुझे पता ही नहीं रहेगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। चलो अब जो डाउट हो आपको मुझसे पूछ लो। सेकंड वाला क्या सेकंड वाला मतलब क्या? सर कॉम्प्रेशन तो उसमें क्वेश्चन नंबर बताओ मुझे, तीनों। हाँ, बस आप बोलते जाओ, मैं अपने सॉल्यूशन आपको दे दे रहा हूँ। 60 ग्राम of solution containing 40% by mass of NaCl are mixed with 100 ग्राम of a solution containing 50% by mass of NaCl, ठीक है ना। तो ये आपको बोला गया है, 2 आपके पास अलग अलग सॉल्यूशन, पहले सॉल्यूशन का 60 ग्राम है, दूसरे सॉल्यूशन का 100 ग्राम है, ये मास है, और परसेंट है W/W। फर्स्ट सॉल्यूशन का आपका 40 और सेकेंड सॉल्यूशन का है आपका 15। तो आपको फाइनल सॉल्यूशन का परसेंट W/W पूछा गया। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं आपसे कि मिक्सिंग वाले खूब क्वेश्चन आते हैं, जब दोनों को मिक्स कर दोगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो चेंज हो नहीं सकता है। तो मिलाने के बाद फाइनल मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया मेरा 160, जो नीचे आएगा, ठीक है ना, हमारे फॉर्मूले में इंटू 100। ऊपर आता है सॉल्यूट का मास, 40% W/W का मतलब 100 ग्राम में 40 ग्राम, तो 60 ग्राम में कितना होगा पहले वो निकाल लो। इट विल बी 60 इंटू 40 अपॉन 100 मतलब 24, और 15% का मतलब 100 ग्राम में 15 ग्राम, अभी है भी कितने ग्राम, 100 ग्राम ही है, तो इसलिए इसका कितना हो जाएगा 15 ग्राम। तो अगर आप नेट वेट देखोगे तो 24 + 15 मतलब 39। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप 40 ले लोगे इसे तो ये 1/4, इसलिए आपका आंसर 25 के आसपास, दैट मीन ए शुड बी द आंसर। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब अगर मैं 5 की बात करता हूँ, व्हाट इज मोलिलिटी ऑफ अबव सॉल्यूशन, जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो इट इज अगेन सिंपल ही हो जाएगा। मोलिलिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब 39/58.5, और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये सॉल्यूशन का मास है, ये सॉल्यूट का है, तो 160 में से 139 आप हटा दोगे तो 121/1000, ठीक है ना। दिस इज योर सेकेंड पार्ट। और थर्ड पार्ट में बोला है कि अगर डेंसिटी सॉल्यूशन की 1.6 है तो मोलरिटी, तो मोलिलिटी पता है, डेंसिटी पता है, तो हम लोग स्पेशल फॉर्मूला यूज करके क्या निकाल सकते हैं, मोलिलिटी, ठीक है। कॉम्प्रेhension सी का फर्स्ट मतलब 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन में बोल रहा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एनटीपी कंटेनिंग 11.2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। सबसे पहले तो बेटा आप इसके नंबर ऑफ क्या निकाल लो, मोल्स। 11.2 को किससे डिवाइड कर दोगे, है ना। गैस का अगर आपको वॉल्यूम गिवन हो लीटर में एसटीपी पर,
तो आप क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो 22.4 से, तो ये क्या आ जाएंगे उसके नंबर ऑफ मोल्स। ये तो मोल्स हैं। अब ये किसके मोल्स है बेटा? नाइट्रोजन के। एयर के अंदर ऊपर क्या बोला गया है? 80% नाइट्रोजन है। 80% नाइट्रोजन का मतलब क्या है ना? अगर आप 100 मोल लोगे एयर के, 100 मोल ऑफ एयर अगर आप लेते हो, तो उसमें नाइट्रोजन के कितने मोल होंगे? 80। ठीक है, तो 80 मोल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू 100 मोल ऑफ एयर। क्लियर? तो हाफ मोल ऑफ नाइट्रोजन का मीन्स एयर के कितने मोल होने चाहिए? 100 इंटू 1/2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बेटा यूनिटरी मेथड से, डिवाइडेड बाय 80। ठीक है ना? तो ये 5, ये 4, मतलब 5/8। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या? एयर। और आपसे एयर का क्या पूछा है बेटा? वॉल्यूम। तो वी नो दैट एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो वापस ये 22.4 वाला कॉन्सेप्ट में इसके ऊपर भी लगा दूंगा। तो इसलिए ये आप 22.4 से जब करोगे तो 2.8, दैट्स व्हाई माय आंसर विल बी 14 लीटर। ठीक है ना? अब इसका शॉर्ट टेक्निक और बता दे तो मतलब डायरेक्ट कर सकते थे आप। क्या? नहीं, यही होगा बेटा। हाँ, नहीं है ना, पीछे एक गलत आगे होगा। एक्सरसाइज 1 का 7th क्वेश्चन का उसने आंसर सी दे दिया बेटा ना। नहीं तो गलत बेटा, 11.2। अच्छा, मैंने गलत कर दिया, उसने सही दिया आंसर। आई हर्ड इन रॉन्ग। व्हाई? आपने भी ध्यान नहीं दिया। 11.2 ग्राम है बेटा, समझे? 11.2 ग्राम था। हमने कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर दिया? वॉल्यूम वाला। तो 11.2 को जब आप 28 से डिवाइड करोगे तो कितने मोल्स होंगे आपके? 0.4। हाँ, तो कंफ्यूजन हो गया। तो ये 0.4 होगा, ये 0.4 होगा आपका। तो इट इज कितना? सही कर रहा हूं ना अब तो? 28 का डबल 56.4। तो 100 इंटू 0.4, हाँ 1/2 हो जाएगा ना। ठीक है ना? 5 इंटू 0.4, 2/4 मतलब 1/2। तो यहाँ पर ये नंबर आपकी 1/2 हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई आवर आंसर विल बी 11.2 लीटर। ठीक है ना? तो इस वजह से सही दिया सी आंसर। चलो और बताइए, खत्म हो गया पूरा? चलो वेरी गुड। हाँ 20 तक हो गए थे। 21 से 28 में। अच्छा 21 बेटा नाइट्रस ऑक्साइड है। हाँ माइक ऑन है ना? हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है बेटा, एंड नाइट्रिक ऑक्साइड इज योर NO। ठीक है, तो उसने बोला 2 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड STP हैव ए मीन मोलर वेट ऑफ 39.8। तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू मोलर मास, एवरेज मोलर मास के मैंने खूब क्वेश्चन बता दिए आपको। N2O का मोलर मास कितना होगा? 28 + 16 मतलब 44। इसका मोलर मास कितना है NO का? 16 + 4 मतलब 30। ठीक है ना? तो जो एवरेज मोलर मास होना चाहिए वो हमेशा इनके क्या होना चाहिए? बीच में। तो 40 और 34 के बीच में दिख रहा है आपको 39.8। अब ऐसा सेम क्वेश्चन में करा चुका हूँ। ठीक है ना? नहीं, ये सेम नहीं, अलग था वो। व्हाट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन मीडिएट एट STP कुड बी ऑब्टेन्ड व्हेन द मिक्सचर हैज बीन पास्ड ओवर रेड हॉट कॉपर। ठीक है ना? जब आप इसे कॉपर से पास करवाओगे बेटा तो Cu + N2O क्या होगा? CuO + N2। ठीक है, कॉपर क्या करेगा? इसका किसको एब्जॉर्ब कर लेगा? ऑक्सीजन को, क्योंकि मेटल है बेटा। मेटल की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी क्या होती? ज्यादा होती है ना, मेटल ऑक्साइड बनाता है। और इसी तरह से Cu + NO ये क्या करेगा? है ना, Cu + NO इट विल आल्सो गिव यू CuO + ½ N2। तो आपसे इस नाइट्रोजन का वॉल्यूम पूछा गया है ना। हमें पता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है आपका। ठीक है, तो आपको पहले बस ये पता करना है कि आखिर N2O कितना है और NO कितना है। तो अगर आपको मोलर मास 39.8 दे दिया है बेटा, तो डायरेक्ट तरीका परसेंट निकालने का क्या था? नीचे तो दोनों का डिफरेंस 14
ऊपर, है ना, किसी का भी एक का निकाल लो और हमेशा लार्जर में से लिया करो ताकि ऊपर छोटी नंबर आ जाए बेटा, डिवाइड करना क्या हो आसान हो। तो 44 में से मैं किसका डिफरेंस ले लूं, 39.8 का। तो 44 में से अगर मैं 39.8 का डिफरेंस लूंगा तो कितना हो जाएगा, 4.2 इंटू 100, सही कह रहा हूं। तो ये हो जाएगा कितना परसेंट बेटा, 30%। मतलब एक का 30% है और एक का 70%। ज्यादा क्लोज किसके है 39.8, 44 के कि 30 के, 44 के। तो डेफिनेटली जिसके ज्यादा क्लोज होगा उसका परसेंट भी ज्यादा। तो इसका 70% और उसका 30%। आर यू गेटिंग माई आइडिया। टोटल मिक्सचर कितने लीटर का था आपका, 2 लीटर। तो 2 का 70% कितना होगा, 1.4। तो 1.4 तो इसका हो गया। अगर इसका 1.4 है तो N2 का भी कितना होगा, 1.4, क्योंकि दोनों किस रेशो में, 1:1। अब अगर इसका 1.4 है तो NO का कितना होगा, 0.6। क्यों, क्योंकि सर वो दोनों का मिला के 2 लीटर है, तो इसका 0.6 हो गया। इसका 0.6 तो N2 का कितना, आधा हो जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया नाइट्रोजन का, 1.4 प्लस 0.3 कितना, दैट विल बी द आंसर। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। ऊपर का तो हो गया ना। नेक्स्ट 23, ये भी अच्छा। मैंने पहले भी बता चुका हूँ शायद आपको बेटा, 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी हमेशा मैक्सिमम 1 ग्राम पर ml होती है। वैसे तो अगर हमें किसी प्रॉब्लम में नहीं गिवन है तो हम डेंसिटी ऑफ वाटर हमेशा ही 1 ग्राम पर ml लेते हैं, बट वो 4 डिग्री सेल्सियस दे देता है तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन भी देखो बढ़िया है काफी आपका। 2 अलग अलग सॉल्यूशन है, पहला का 15 ml, ठीक है ना, और डेंसिटी दी गई है कितनी बेटा, 0.792, और ये सॉल्यूशन है किसका, आपका इथाइल एल्कोहल C2H5OH, ठीक है ना। दूसरा अगर आप बात करोगे तो दूसरे में आपने मिला दिया क्या, वाटर, और आप देख सकते हो कि इसका भी वॉल्यूम कितने ml है बेटा, 15 ml, एंड डेंसिटी इज 0.924। नहीं, डेंसिटी वाटर की नहीं, डेंसिटी रिजल्टिंग सॉल्यूशन की, है ना। वाटर की तो 4 डिग्री सेल्सियस पे कितनी लोगे, है ना। अब इन दोनों का अगर आप मिक्स कर दे तो यू आर फॉर्मिंग अ न्यू सॉल्यूशन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द डेंसिटी विल आल्सो बी ऑलवेज इन बिटवीन दिस टू, तो यू कैन सी द डेंसिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इज 0.924, ठीक है ना। नाउ द क्वेश्चन इज द परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन, सर कितना परसेंट वॉल्यूम जो है वो कम हो गया। अभी तक देखो क्या हो रहा था बेटा, है ना, जैसा देश वैसा भेष, सुनी होगी ना कहावत। अभी अपन आराम से घूम रहे हैं बेटा। अभी आप यूरोप में चले जाओ तो वहां पर अभी भी थोड़ी थोड़ी बर्फबारी चल रही है, तो वहां पर कपड़े फिर क्या करने पड़ेंगे आपको, गर्म वाले पहनने पड़ेंगे। तो जैसा देश वैसा भेष, तो प्रॉब्लम में भी वही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, जैसी प्रॉब्लम वैसा तरीका। अभी तक अगर मैं आपको देता, ये क्वेश्चन ना होता बेटा, मैं इतना देता आपसे कि 15 ml लिक्विड ए के और 15 ml लिक्विड बी के मिक्स कर दिए, फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, लिक्विड ए के और 15 ml लिक्विड बी, 2 लिक्विड के 15 ml मिक्स कर दिए, फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, 30 ml। अभी तक कर रहे थे, बट इस क्वेश्चन में देखो उसने पूछा ही क्या है बेटा, परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम। मतलब एक्चुअली जो वॉल्यूम वी एक्चुअल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 30 ml, 15 + 15, बट जो रियल में हो रहा है बेटा वो 30 ml नहीं है, वो 30 से क्या हो चुका है, कम हो चुका है, तभी तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया वॉल्यूम में। तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस रियल वॉल्यूम। क्या नहीं, वो तो परसेंटेज यील्ड अलग थी बेटा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन पूछा है ना, तो परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन का मतलब वी एक्चुअल जो होना चाहिए ऊपर चेंज इन वॉल्यूम कि कितना वॉल्यूम चेंज हो गया इनटू 100, ठीक है ना। वी एक्चुअल तो आपको पता है कितना होना चाहिए 30, 100 को 100 ही रखो बेटा। अब ऊपर की कितना वॉल्यूम चेंज हो गया,
अब वो वॉल्यूम कितना चेंज हुआ वो तभी पता पड़ेगा जब पहले आप वी रियल निकालोगे। और वी रियल कैसे निकालोगे? इस डाटा को यूज करके, है ना, इस डाटा को यूज करके कि डेंसिटी आपको दी गई है बेटा, निकालना क्या है? वॉल्यूम। तो आप डेंसिटी इक्वल्स टू कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? मास अपॉन वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम निकालना है बेटा, तो मास बाय डेंसिटी। डेंसिटी तो आपको पता है कितनी, अब इसके लिए मास पता होना चाहिए सॉल्यूशन का। तो हाउ डू वी कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना? फर्स्ट सॉल्यूशन का मास क्या मैं निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं भैया। ये वॉल्यूम, ये डेंसिटी, तो इस फॉर्मूले से मास बराबर क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो द मास ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इज 15 इंटू 0.792 एंड सिमिलरली द मास ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन इज 15 इंटू 1। और मुझे पता है कि मास किस तरह की प्रॉपर्टी होती है बेटा? एडिटिव। तो इसलिए इन दोनों को आप ऐड कर दो। 15 तो दोनों में कॉमन निकल आया, ये दोनों ऐड होके 1.792। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये आपका नया क्या हो गया बेटा? वॉल्यूम। ठीक है ना, जो डेफिनेटली 30 से क्या होगा? कम। आप कैलकुलेट कर लेना। तो ऊपर क्या आएगा? इन दोनों का डिफरेंस आएगा 30 माइनस दिस, दैट इज डेल्टा वी। ठीक है, तो दैट विल बी योर आंसर। तो अगेन इट इज अ गुड क्वेश्चन। अभी तक आप वॉल्यूम को जितना मिक्सअप कर रहे थे बेटा उतना ही ले रहे थे, बट अब वॉल्यूम में उसने परसेंट कॉन्ट्रैक्शन बोला है, इसका मतलब डेफिनेटली आपका वॉल्यूम क्या हो गया? पहले से कम हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो जस्ट डू द कैलकुलेशन फॉर दिस डेल्टा वी, यू विल गेट द आंसर। ओके, हाँ बताओ, नोट कर लो आराम से। ट्वेंटी 4. The mass of CaCO3 produced when carbon dioxide is passed through 500 ml of 0.5 molar CaOH water. First of all, you have to write the reaction. कि आप है ना CO2 को इसके अंदर पास करवा रहे हो, तो CO2 मुझे पता है किस नेचर का होता है? एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेस। एसिड बेस रिएक्ट करके हमेशा सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पर सॉल्ट कौन सा बन जाएगा आपका? CaCO3 plus H2. तो यू कैन सी द क्वेश्चन कि ही इज आस्किंग फॉर मास ऑफ CaCO3। तो अगर मुझे CaCO3 के मोल्स पता पड़ जाए बेटा, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। सर तो फिर अपन CaCO3 को यूज में क्यों नहीं लेते खाने में? ये भी तो सॉल्ट है, CaCO3। सॉल्ट मतलब जैसे अपन हम लोग यूज में कॉमन सॉल्ट लेते हैं, ऐसे तो करोड़ों सॉल्ट है, हर सॉल्ट को लोगे क्या? तो क्यों नहीं ले सकते? तो कहता हूँ कॉमन सॉल्ट को यूज में लेते हैं, उसका नाम कॉमन सॉल्ट है, नमक होता है वो। हर सॉल्ट को तुम सॉल्ट बोलने लग जाओगे कि तो हर सॉल्ट ही यूज करने बैठ जाओगे क्या? ठीक है, तो बस अब इसके क्या निकाल लो, मोल्स निकाल लो। 500 ml और 0.5 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, तो 0.5 मोलरिटी और 0.5 ही इसके क्या हो गए? वॉल्यूम इन लीटर। तो 0.25 इसके मोल्स हो गए। दे बोथ आर इन 1:1 रेशो, तो इसलिए ये भी 0.25 और 0.25 इंटू 100 कर दोगे तो आंसर विल बी 25 ग्राम। सो डी विल बी अवर आंसर। 25 का आ जाएगा, वो आया दोनों पता चलो। आ जाएगा मतलब अभी करा ही नहीं है तुमने। ठीक, वेरी गुड, 26 है ना? तुमने क्या बोला था सर? कल सब करके आ जाऊंगा मैं। आप चेक कर लो मुझे। नहीं तो फिर अभी तुम्हारे सामने ही आ गया ना एक प्रॉब्लम, तो फिर ये क्या मीनिंग है? सर देखते हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा कैसे। अब आ गया समझ में? चलो बढ़िया बात है। अब कौन सा बेटा? 26। 26 में बोल रहा 100 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन मिक्स्ड विद 100 ml ऑफ 98% W/W सॉल्यूशन जिसकी डेंसिटी 0.1 है ना। मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस को जैसे आप, मैंने अभी आपकी कॉपी में देखा कि मैं मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस को थोड़ा प्रॉपरली बॉक्स वॉक्स बना के समझाता हूँ बट आप उनको ढंग से कुछ नहीं बनाते हो। तो मैंने वही देखी आपकी कॉपी में, क्योंकि आप
प्रॉपर अप्रोच नहीं फॉलो करना चाहते हो, क्यों वो आपको पता बेटा मुझे नहीं समझ में आ रहा, वाई आर यू नॉट रेडी टू फॉलो अ प्रॉपर अप्रोच, तो मैं मिक्सिंग वाले क्वेश्चन को हमेशा प्रॉपरली समझाता हूँ कि क्या मिक्स हुआ, कैसे कैसे हुआ, डाटा लिख दूं। H2SO4 100 ml एंड 1 मोलर, ठीक है ना। सेकेंड सॉल्यूशन इज अगेन ऑफ H2SO4 100 ml, ठीक है। इसका 98% W/W और इसकी डेंसिटी दे दी, ठीक है। इसमें तो डायरेक्ट मोलरिटी गिवन है, तो सबसे पहले तो मैं इसकी भी मोलरिटी निकाल लूं बाय यूजिंग द स्पेशल फार्मूला। मेरे पास स्पेशल फार्मूला है, ठीक है ना। 10 इंटू परसेंट W/W इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये कैंसल, और 10 इंटू 0.1 मतलब 1। दैट मीन दोनों सॉल्यूशन क्या है आपके, सेम ही है, ठीक है ना। अब वो बोल रहा है कि देन बताओ क्या क्या होगा। अगर दोनों सॉल्यूशन सेम है बेटा, पेप्सी में पेप्सी मिला दो, कोई चेंज नहीं होने वाला है, तो दोनों का वॉल्यूम भी सेम, मोलरिटी भी सेम, मिलाने के बाद भी दोनों सॉल्यूशन क्या होंगे बेटा, सेम ही होंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रिमेन सेम, है ना। इफ यू वांट टू अप्लाई द फॉर्मूला, मिक्सिंग का क्या फॉर्मूला था, M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2 अपॉन, तो आप देख सकते हो यहां से भी सेम आंसर आएगा, बट मैं डायरेक्ट टेक्निक बता रहा हूँ, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। 0.1 इंटू 100 कितना हो गया, 10, फिर से 0.1 इंटू 100 कितना हो गया, 10, ऊपर 20, नीचे 200, 20/200 मतलब 1/10 मतलब 0.1, है ना। तो सॉल्व करके भी वही आएगा, बच्चा सॉल्व ही करेगा, बट मैं डायरेक्ट टेक्निक बता रहा हूँ कि भैया अगर दो सॉल्यूशन सेम है तो मिलाने के बाद भी, और वॉल्यूम भी सेम है उनका, तो मिलाने के बाद, और वॉल्यूम अलग अलग भी होता, क्या वॉल्यूम अलग अलग होने पर कंसंट्रेशन चेंज हो जाता, नहीं। अगर आप इसका 200 भी कर दो ना तो भी चेंज नहीं होता, क्यों, तब यहां भी 200 हो जाता, यहां 200 हो जाता, ऊपर कितना हो जाता 30, नीचे भी 300, वापस वही होता। तो अगर दो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम है तो आप उन्हें किसी भी मोल रेशो में मिलाओ, फाइनल कंसंट्रेशन क्या रहना है, सेम। तो पहला आंसर तो हो गया करेक्ट आपका, मल्टीपल चॉइस है। सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिकम 200 ml, तो वो भी सेम सही रहेगा, 100 plus 100 200. You can compare the question. In the previous question we are changing the volume, but here we are directly adding the volume because it depends upon the nature of question कि क्या वो पूछ रहा है। तीसरा, mass of H2SO4 in the solution is 98 ग्राम, ठीक है ना। तो mass of H2SO4 कैसे निकालोगे, इस सॉल्यूशन में कितने मोल्स हो गए, 1 इंटू 0.1 मतलब 0.1, दैट इज कितने ग्राम, 9.8। तो इसमें भी 9.8, तो इस सॉल्यूशन में दोनों ऐड हो जाएंगे तो 19.6, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसलिए क्या हो गया आपका गलत, और अल्टीमेटली सही कौन सा हो गया, डी वाला कि मास ऑफ सॉल्यूशन इज 19.6 ग्राम, है ना। ये आपके जेई एडवांस लायक क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। चलो और बताइए, 27 है ना। आज बस अपन यहीं तक कर लेते हैं, क्योंकि पहले मुझे लग रहा था कि मैं अगले वीक से नहीं आऊंगा, बट अब हम लोग 3 ऑर्गेनिक के टर्न चलाएंगे और 2 फिजिकल के, ऐसा कर नहीं। ऑर्गेनिक एसके भी सर पे है, दूसरे है? हाँ, क्यों पूछ रहे हैं, वो भी अच्छे हैं, बस वो प्यार से पढ़ाएंगे, मैं थोड़ा चिल्लाता हूँ, काम नहीं करेगा तो वो काम करने को ज्यादा ना बोलेंगे ना पूछेंगे, है ना। मेरी आदत उल्टी है बेटा, हट करना बेटा, तेरा ही फायदा होगा, तू अच्छी रैंक निकाल सकता है, इसलिए मैं तेरे को इतना चिल्ला रहा हूँ। मुझे क्या मजे आ रहे हैं तेरे को चिल्लाने में, ये बता ना, कोई जाति दुश्मनी क्या मेरे से तेरी है। तेरे जो प्रॉब्लम्स की अप्रोच देखी ना, तू कर सकता है, और 2 साल तूने मेहनत कर ली ना बेटा, तू टॉप 100 में आ सकता है, इतना मुझे तेरा दिमाग लगा है, इसलिए मैं तेरे को समझा रहा हूँ कि अभी तो 1 महीना हुआ ना हमारा, एक टेक्निक तुझे पता पड़ जाए ना, कैसी तैयारी करनी, कैसे मेहनत करनी है, 2 साल में तू टॉप 100 में रैंक निकाल सकता है। सर जैसे कोई प्रॉब्लम मुझे बहुत ज्यादा हार्ड लगी है, आपके तो अच्छी है, तो उसको मैं अलग पेज में लिख लूं? नहीं, इसी में लिखो बस। उन्हें फिर आपके पास टिक लगे हुए हैं, जब कभी आपके पास काम कम है या फ्री बैठे हुए हो, तो एटलीस्ट ये शीट आपने उठाई। मेरा मोटिव क्या है बेटा, ये शीट आपने उठाई, कभी आप टीवी देख रहे हो मान लो, है ना, आपका मैच चल रहा है, IPL अगर आप देखते हो है ना, कल देखा था ना। तो अगर तू देख रहा है बेटा, तेरा मूड है कि मेरे को 1 घंटा टीवी देखना है, तो देख, मना नहीं कर रहा हूं, बट कम से कम जिन पे टिक लगे हुए वो क्वेश्चन पढ़ते जा बैठे बैठे,
और रिकॉल करके अब मैं दोबारा विल आई एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर तो ओरली दिमाग में ही कर लेता है बेटा तो वो प्रॉब्लम क्या होगी, तेरे दिमाग में आ भी जाएगी और तेरे को ये भी ध्यान रहेगा कि इस तरह की प्रॉब्लम अब मैं कर सकता हूँ। अब हर प्रॉब्लम तो तू पढ़ नहीं सकता ना बेटा, अब इसमें तो 200 प्रॉब्लम होंगी। इट इज नॉट पॉसिबल टू रीड ऑल द 200 प्रॉब्लम। यू विल रीड ओनली दोज प्रॉब्लम इन विच you are having some difficulty or the teacher is said that this particular problem is relatively very good. That's why I am telling you कि just take out the particular special question. Like in the multiple choice all the 3 questions are good, 26, 27, 28 तीनों बढ़िया हैं। इधर आपने जो अभी मेरे से पूछा 23 बढ़िया क्वेश्चन है, 22 बढ़िया क्वेश्चन था, 21 बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे तो ये क्वेश्चन हमें ठीक लगे होने चाहिए, इनको मैं दोबारा रिवाइज कर सकूं। चलो तो 27 बताऊं ना मैं अब। A sample of mixture of CaCl2 and NaCl weighing 4.44 gram was treated to precipitate all the Ca as CaCO3, है ना। परसेंट कंपोजिशन वाला क्वेश्चन हो गया बेटा। आपके पास CaCl2 भी है और NaCl भी है। सैंपल का टोटल मास दिया गया है 4.44 ग्राम। कॉमन टेक्निक क्या होती है, एक को x मान लो तो दूसरा 100 नहीं, गिवन माइनस x, ठीक है ना। तो 4.44 माइनस x। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपने इसको इस तरह से ट्रीट कराया बेटा कि ऑल द कैल्शियम कन्वर्ट हो गया किसमें, CaCO3। फिर आपको पता ही होगा CaCO3 को अगर आप गर्म करोगे तो किस किस में डिसोसिएट होगा, तो अब वो बोल रहा है बेटा CaO में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। और CaO का आपको मास दिया गया है, तो कुछ नहीं बचा बेटा क्वेश्चन। रिएक्शन तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि हाउ कैल्शियम क्लोराइड इज कन्वर्टिंग इनटू कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। आई नो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बट आई डू नॉट नो हाउ दिस कैल्शियम क्लोराइड इज कन्वर्टिंग इनटू कैल्शियम कार्बोनेट। सो इट इज एडवाइजेबल आई जस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग POSC। हियर इन ऑल द केसेस यू कैन सी नंबर ऑफ कैल्शियम एटम सब में 1 है। दैट मीन अगर इसके आपके पास 1.12 ग्राम है तो 1.12 बाय 56 मतलब कितने मोल हो गए बेटा, तो इसके भी 0.02, इसके भी 0.02, 0.0 को इसका मोलर मास 71 + 40 111 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितने ग्राम हो गया बेटा, 2.22। और 2.22 का मतलब जस्ट इसका हाफ है। दैट मीन सैंपल में 50% CaCl2 और 50% NaCl। तो व्हाट शुड बी माय आंसर, माय आंसर इज फर्स्ट तो A करेक्ट हो गया, C करेक्ट हो गया, बस 2 आंसर है, B और D रॉन्ग होगा। सर 28 तो अपन इस तरह करेंगे ना, आपने बताया था पहले मैंने इसको 6.023 × 10⁻23 से डिवाइड कर दिया, फिर माइनस करके रिमूव हो गया। नहीं किस क्या करा सर 3 मोल्स थे, ठीक है, उन्हें मिक्स करा अपने 60 ग्राम ऑफ गैस है। हाँ तो फिर 60 ग्राम क्या पहले मोल्स निकाल ले। हाँ 60 ग्राम में कितने मोल्स हो जाएंगे सर, पहले C2H6 के मास से डिवाइड हाँ, कर दो। तो कितना है C2H6 का मास 24 और 6 30। तो 60 ग्राम का मतलब कितने मोल हो गए बेटा, 2 मोल। 3 थे और 2 और मिक्स कर दिए, कितने हो गए 5। अब निकाले कितने मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के लिए 4 वाला, बिल्कुल सही। तो अब कितने मोल बचा बेटा आपका, 1 मोल बस। तो 1 मोल, पहला ऑप्शन तो क्या हो गया गलत, क्योंकि उसने 1 मोल बोल, है ना। दूसरा और तीसरे को चेक करना है। तो कंबशन बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबशन, है ना, जलाना। तो C2H6 को जला दो O2 के साथ। तो क्या है, कार्बन है तो हमेशा क्या बनना है आपका CO2, और हाइड्रोजन है तो हमेशा क्या बनना है आपका H2, ठीक है। तो चूंकि 2 कार्बन है तो 2 CO2, 6 हाइड्रोजन है तो 3 H2। हाँ ऑक्सीजन अप करेंगे ना बेटा, पहले इन दोनों को बैलेंस करा करो। कंबशन की कोई भी रिएक्शन हो ना हाइड्रोकार्बन की, अब ऑक्सीजन गिनो, 2 2 जा 4 + 3 7, दैट मीन 7/2, समझे। तो अब आपका इसके पास कितने मोल बचा था, 1 मोल। अगर इसका 1 मोल है बेटा तो CO2 के कितने मोल बनेंगे, 2 मोल। तो 2 मोल CO2 का मतलब वॉल्यूम कितना, 44.8 लीटर। दैट मीन ऑप्शन बी इज करेक्ट। H2O के कितने मोल बनेंगे, 3 मोल। 3 मोल H2O का मतलब कितना मास, 54 ग्राम। और H2O की डेंसिटी हमेशा 1 होती है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया बेटा, 54 ml। दैट्स ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट हो गए, B एंड C, ठीक है ना। तो अगर आपको सब्जेक्टिव में एक्सरसाइज 2 में डाउट है तो थोड़ा और दिमाग आज जाके लगाओ, ठीक है ना। एक्सरसाइज 2 का सब्जेक्टिव और 3 और 4। सर आप JEE एक क्वेश्चन ये बताइए, कौन सा, ये 4 वाला। इफ द कैथोड इज Hg इलेक्ट्रोड द मैक्सिमम वेट ऑफ अमलगम फॉर्म, ठीक है ना। 4th क्वेश्चन आप कह रहे हो बेटा, तो वो देखो आप रिएक्शन दी हुई है। बेसिकली ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आया था, तब ये क्वेश्चन बिना रिएक्शन के दिया गया था।
इन्होंने इस क्वेश्चन को मोल कॉन्सेप्ट में ले लिया। पहले Na+ से Na बना, फिर Na और Hg ने कंबाइन करके क्या बना दिया, NaHg। ठीक है, आपका थर्ड पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। वो कैसे करा? टोटल चार्ज। थर्ड पार्ट सर मोल्स अपन दिख ही रहे ना, Cl2 है तो। हाँ, तो मोल्स कितने? सर टोटल मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस इक्वल टू सर 1 मोल हो जाएगा। कैसे? Cl2 है ना सर। हाँ, तो Cl2 तो गैस की फॉर्म में रहती है। हाँ। तो गैस का 1 ही मोल दिख रहा है। नहीं यार बेटा, ये तो फिर गलत लगा दी ना आपने, सभी पार्ट गलत है। तो फिर इस डाटा का क्या यूज है? अगर आप लास्ट लाइन पढ़ो, 4 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज प्रिपेयर्ड एंड 500 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज। इसका तो आपने कोई यूज ही नहीं करा, तो फिर गलत हो गया क्वेश्चन। भैया आपको वॉल्यूम दिया गया 500 ml, मतलब 500 ml का मतलब कितने? 0.5 लीटर। साथ में आपको मोलरिटी दी गई है कितनी? 2। इससे आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो आपने कुछ भी नहीं करा क्वेश्चन में, तो कैसे हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व? इससे नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, 0.5 इंटू 2 मतलब कितना? नहीं, मोलरिटी कितनी दी है? 4। तो 0.5 वॉल्यूम हो गया, मोलरिटी 4। कितने हो गए नंबर ऑफ मोल्स? 2। अब NaCl टूटेगा किस किस में? Na+ और Cl- में। तो अगर इसके 2 मोल है तो इसके भी 2, इसके भी 2। अब उस फर्स्ट रिएक्शन को देखो कि अगर Cl- के 2 मोल है तो Cl2 के कितने मोल होंगे? 1। अब आएगा वो आंसर। अगर Cl- के 4 मोल होते तो फिर तुम तो बोल रहे 1 दिख रहा सर, 1 दिख रहा। पहले उसके मोल्स निकाल के तब जाना है। अब इस सेकंड पार्ट में आओगे, अगर आपके पास Na+ के 2 मोल है तो Na के भी कितने मोल होंगे? 2। और इसके 2 तो इसके भी 2। अब NaHg है बेटा, Na is 23, Hg is 200, तो 23 + 200 मतलब 223। 2 मोल बने हैं तो 2 × 223 कर दोगे तो 446। ठीक है ना। और चार्ज की बात करोगे तो चार्ज के लिए भी वही, अगर इसके 2 मोल हैं तो इलेक्ट्रॉन के भी 2 मोल, और आपको मैं बता चुका हूं। तो फिर अगर आप कुछ नहीं कर रहे थे तो आप कौन सा आंसर टिक कर रहे होगे? शायद सी कर रहे होगे ना। नहीं सर, डी करा था। कैसे? 2Cl- दिख गया। हट, तूने सब टेढ़े मेढ़े तुक्के मारे, समझ गया ना। अब आगे ना अप्रोच समझे, पहले मोल्स पता होने चाहिए तो क्लियर। तो अब हो गया बाकी जेई का सेक्शन, है ना। अब देखो छठा क्वेश्चन में आपसे बार बार यही कह रहा था, एवरेज एटॉमिक मास बता तो दिया था मैं, तुक्के मारने वाली मतलब इंटेलिजेंट गैसिंग की अप्रोच बताऊं। मेरा आंसर 54 से किसके बीच में होना चाहिए? 57। ठीक है। सारे ही हाँ, तो पहला तो हो गया, सारे हैं। ज्यादा क्लोज किसके होने चाहिए सर? इसके 56 के। क्यों? उसका परसेंट सबसे ज्यादा है। अब 56 के क्लोज क्या है सबसे ज्यादा? 3 आंसर अभी भी सभी 56 के क्लोज है। अब ये देख लो बस इतना कि 56 से ज्यादा की कम। देखो 54 से कम है 56, कितने का डिफरेंस है? 2 का। और 56 और 57 में 1 का। दोनों का परसेंट सेम है बेटा, तो नेट 56 से क्या होगा? दोनों के परसेंट कितने हैं? इसका भी 5%, इसका भी 5%, है ना। बोथ है 5%। इसमें डिफरेंस कितने का है बेटा? 2 का। इसमें डिफरेंस 1 का। 2 यूनिट से कम हो रहा है, 1 यूनिट से बढ़ रहा है, तो नेट क्या हुआ? 1 यूनिट से कम हो गया। ठीक है ना। और 1 यूनिट से कम होने का मतलब परसेंट अगर 5 था तो कितने यूनिट से कम हो गया? 0.05 से। तो डायरेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। नहीं आया समझ में? नेट 1 यूनिट से कम होना है और 5% है उसका, तो 1 यूनिट से कम होके 5% का 1 यूनिट निकाल ले, 0.05। ठीक है। बचा हुआ अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करता हूं। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग वी विल स्टार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। और ऑर्गेनिक अब पैरेलल में एक लेक्चर तो शायद इसी वीक है ना ऑर्गेनिक का, कल ही। हाँ, तो कल से आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर